डायमंड्स विश्व में सबसे पहले भारत में पाए गए, जिसके कई साक्ष्य 4th सेंचुरी की ट्रेड में मिलते हैं। माना जाता है कि भारत के से डायमंड्स की खरीद फरोख्त सिल्क रूट के माध्यम से बाकी के देशों में होती थी, लेकिन अब तक का कोई ऐसे हीरे का टुकड़ा नहीं मिला था जिसे देखकर लोग बस देखते ही रह जाएं। वक्त बीतने के साथ हीरा बेशकीमती स्टोन के तौर पर अपनी जगह बना चुका था। 13 सेंचुरी में जहां पूरी दुनिया में एक भी हीरे की खान नहीं थी, तभी भारत में एक ऐसे हीरे की खोज हुई जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े राजाओं की आंखें चौधी आ गई थीं। यह हीरा बेहद ही अनोखा था। तब कहाँ किसी को पता था कि यह हीरा आने वाले दिनों में इतना यूनिक और बेशकीमती होगा कि जो भी इसे देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे ही उस समय के राजाओं में इसको हासिल करने की तोड़ बढ़ गई। आज की कहानी है कोहिनूर की। भारत की कोख से निकला वह हीरा जो आज ब्रिटेन की धरोहर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कभी भारत की शान में चार चांद लगाने वाला कोहिनूर रातों रात ब्रिटेन चला गया हो, फिर उन्होंने इसे किसी युद्ध में छीन लिया हो। कोहिनूर की कहानी बहुत लंबी है। भारत में एक रजवाड़े से होते हुए दूसरे रजवाड़े की सैर करते हुए फाइनली यह हीरा ब्रिटिश क्राउन को 100 गोल्ड गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया था। यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात है, यह है कि मुगल सल्तनत के ताजों तख्त से होते हुए क्वीन विक्टोरिया के सर का ताज बनने तक के सफर में इस हीरे को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। शायद इसी वजह से आज तक यह हीरा बेशकीमती माना जा रहा है। पर कोहिनूर की एक अपनी कहानी रही है। इसकी चमक के कई लोगों का खून लगा हुआ है और इसकी चाहत के कई किस्से से दुनिया आज तक बेखबर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं कोहिनूर की चमकीली कहानियों में और आपको बताते हैं इसके वो किस्से जो इसकी चमक के पीछे गुम हो गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड इट वुड मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू गेट बैक द प्राइसेस कोहिनूर डायमंड दैट इज पार्ट ऑफ द क्वीन मदर क्राउन। मलिक कफूर ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां से ले आए। दिस इनक्रेडिबल जल है नॉट जस्ट वन फायर द फायर एफ द ओवर आइड एक्टिंग डायमंड टेकन बाय इंक। कोहिनूर के रीजन के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी कहानी अनुसार इस हीरे को करीब 5000 साल पहले जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। महाभारत काल में इस हीरे को सन मंतक मणि के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके बारे में कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां कोहिनूर को महाभारत काल का बताया जाता है, तो वहीं यह भी कहा जाता है कि इसे 3200 साल पहले एक नदी में पाया गया था। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज तक इस हीरे की ओरिजिन के बारे में एक्यूरेट और वैलिड इंफॉर्मेशन जुटाई नहीं जा सकी। कोहिनूर अपने खोजे जाने के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था और उसका कुल वजन 793 कैरेट्स के आसपास था। बाद में इस हीरे को कई बार तराशा गया, जिसकी वजह से इसका वजन घटकर 105 कैरेट के आसपास रह गया। हालांकि कई बार तराशे जाने के बावजूद कोहिनूर अब भी दुनिया के सबसे बड़े तराशे हुए हीरों में से एक बना हुआ है। कई दावों के हिसाब से कोहिनूर की कहानी 13th सेंचुरी में शुरू होती है, जब आज के आंध्र प्रदेश के काकतीय डायनेस्टी का राज था। उन्हीं दिनों वहां के गोलकोंडा में कोई एक ही खदान थी जिनकी खुदाई की जा रही थी। यही के कोलूर माइंस में कोहिनूर की खोज हुई। कोहिनूर के खोजे जाने के वक्त भारत में राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, इसलिए जब भी कोई बेशकीमती चीज खोजी जाती थी उसे राजा के पास पहुंचा दिया जाता था। इसी तरह कोहिनूर के मिलते ही उसे काकतीय डायनेस्टी के राजा के पास पहुंचा दिया गया। राजा इसकी सुंदरता और चमक से बेहद प्रभावित हुए और इस हीरे को उन्होंने अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगवा दिया। जल्दी ही इसकी चर्चा पूरे भारत में हो लगी और इसकी खबर दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास भी पहुंची। उन दिनों खिलजी अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के बड़े सपने देख रहा था और भारत के दक्षिणी हिस्से में भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। कुछ महीनों बाद मलिक काफूर की कमांड के में खिलजी की सेना काकतीय डायनेस्टी पर हमला कर कोहिनूर को लूट लिया, जिसके बाद कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। आगे चलकर खिलजी को हराकर तुगलकों ने इस सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया। तब तक कोहिनूर इतना पॉपुलर हो गया था कि जब भी कोई राजा दूसरे को हराता वह हारने वाले राजा से कोहिनूर ले लेता। इसी तरह कोहिनूर भी खिलजी से होकर तुगलकों के पास चला गया। तुगलकों के पास पहुंचने के बाद कोहिनूर फिरोज शाह तुगलक के पास आ पहुंचा। आगे चलकर तुगलकों से होते हुए कोहिनूर मालवा के राजा होशंग शाह के हाथों से आ गया। मालवा का राजा बनने के बाद होशंग शाह अपने पड़ोसी राज्य ग्वालियर को जीतना चाहता था। उस समय ग्वालियर पर
तोमर राजा ड्रोगेदर सिंह शासन कर रहे थे। होन्त शाह ने मौका पाते ही ग्वालियर पर अटैक कर दिया, लेकिन वो ड्रोगेदर सिंह से बुरी तरह हार गया। अपनी जान बचाने के लिए हंस शाह ने कोहिनूर समेत अपनी सारी संपत्ति ड्रोगेदर सिंह को सौंप दी। इस घटना का जिक्र बाबरनामा में भी मिलता है, जो इस हीरे का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन भी है। डोंगरे यह हीरा अंतिम तोमर शासक राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा गया। यह दिल्ली सल्तनत की सत्ता इब्राहिम लोदी के हाथों में आ गई थी। इब्राहिम लोदी ने भी कोहिनूर के बड़े चर्चे सुने थे, इसलिए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने और इस हीरे को पाने के लिए ग्वालियर पर अटैक कर दिया। इस युद्ध में राजा विक्रमादित्य की हार हुई और हार के बाद राजा विक्रमादित्य को कोहिनूर समेत अपनी सारी संपत्ति इब्राहिम लोदी को आगरा किले में रखनी पड़ी। लेकिन इब्राहिम लोदी की जीत की यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और केवल 1 साल बाद ही उसने अपनी सत्ता और कोहिनूर दोनों को बाबर के हाथों गंवाना पड़ा। दरअसल उस दौरान बाबर दिल्ली पर राज करने के सपने संजोए 1519 में ही से भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसे हर बार यहां से हार कर लौटना पड़ता था। 1526 में बाबर ने एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसकी लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत में हुई और कई दिनों तक चले इस घमासान युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे गए और इस तरह कोहिनूर बाबर के कब्जे में आ गया। बाबर ने नूर से प्रभावित होकर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में इसकी खूब चर्चा की। उसने कोहिनूर की तारीफ करते हुए लिखा कि यह हीरा इतना बेशकीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। हालांकि बाबर ने बाबरनामा में से इस हीरे का नाम कहीं भी कोहिनूर मेंशन नहीं किया, जिससे यह साफ होता है कि इस हीरे का नाम उस समय तक कोहिनूर नहीं था। बाबर के बाद हुमायूं मुगल डायनेस्टी का अगला राजा बना और सत्ता के साथ कोहिनूर भी उसके पास आ गया। सत्ता मिलने के कुछ बाद ही हुमायूं का एम्पायर बिखरने लगा। उसे छोटे भाइयों ने ही उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण उसे अपना एम्पायर अपने भाइयों के बीच बांटना पड़ा। अपने भाइयों से निपटने के बाद उसने अपने एम्पायर को यूनाइट करना स्टार्ट ही कर दिया था कि उस पर अफगान शासक शेर शाह सूरी ने अटैक कर दिया। 2 सालों में दोनों के बीच चौसा और कन्नौज में 2 बैटल लड़ी गई। दोनों ही बार हुमायूं को मुखी खानी पड़ी और उसने अपना सब कुछ छोड़कर ईरान भागकर राजा तहस के यहाँ शरण लेनी पड़ी। तहस कई सालों तक उसे अपने संरक्षण में रखा। उनके उस व्यवहार ने खुश होकर यूं ने कोहिनूर उनको उपहार में सौंप दिया। इस कोहिनूर पहली बार भारत में बाहर ईरान पहुंचा गया। कोहिनूर लगभग 3 सालों तक रहा। इसके बाद कोहिनूर एक बार फिर से भारत लौट आया, जहां अब तक कई राजाओं ने कोहिनूर को हथियाने के लिए हजारों लाशें बिछा दी थी, तो वहीं राजा तहमास की इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे अहमदनगर के राजा और अपने गहरे दोस्त निजाम शाह को गिफ्ट कर दिया, जो कोहिनूर के दीवाने थे। भारत आने के बाद कोहिनूर कुछ सालों के निजाम शाह के पास रहा और फिर उनसे होते हुए गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह के पास पहुंच गया। 1656 में यह हीरा किसी तरह कुतुब शाह से प्रधानमंत्री मीर जुल्मा के हाथ लग गया, जिसके इस्तेमाल उसे शाहजहां के करीब जाने के लिए किया। शाहजहां ने आकर्षक चीजों को बहुत शौक था, इसी शौक के चलते उसने पीकॉक थ्रोन बनवाया शुरू किया। कहा जाता है कि इस पीकॉक थ्रोन को बनवाने में शाहजहां ने ताजमहल से भी 2 गुना खर्चा किया था। उसने सिंहासन में कई तरह के डायमंड, गोल्ड और बेशकीमती स्टोन्स लगवाए थे। कोहिनूर को इस थ्रोन के सबसे ऊपरी हिस्से में जगह दी गई, लेकिन पर शाहजहां ज्यादा वक्त तक नहीं बैठ पाया और आगे चलकर उसके ही बेटे औरंगजेब ने उसे अरेस्ट करवा दिया, जेल में डलवा दिया। औरंगजेब ने अपने पिता की सत्ता हथियाने के साथ साथ कोहिनूर को भी हड़प लिया। औरंगजेब कोहिनूर को देखने के बाद बहुत आकर्षित हुआ और उसने इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक मशहूर जौहरी को इसे तराशने का काम सौंप दिया, लेकिन तराशने के दौरान कोहिनूर का काफी हिस्सा टूट गया, जिससे यह 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब को जब इसकी खबर लगी तो बहुत गुस्सा हुआ और उसने उस जौहरी पर भारी भरकम जुर्माना लगाकर इसे अपने खजाने में रखवा दिया। जहां कोहिनूर अपनी चमक के लिए मशहूर था, तो वहीं इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इस हीरे को जिस पर भी पास रखा गया, उसने शुरुआत में हर जगह जीत का परचम लहराया, लेकिन बीते समय के साथ यह हीरा ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। सालों में लोगों ने इस सच होते हुए भी देखा। खोजे जाने के बाद से यह हीरा जिस भी राजा के पास गया, उसका एम्पायर बहुत तेजी के साथ बिखर कर बर्बाद हो गया। मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं और शाहजहां के पास कोहिनूर रहा और उन्हें अपने शासन के अंत में सबसे बुरे दौर
से गुजरना पड़ा, जबकि हीरा कभी भी मुगल सम्राट अकबर के पास नहीं रहा और वह मुगलों में से सबसे लोकप्रिय शासक रहे। मुगलों के बिखरते साम्राज्य के बीच कोहिनूर इस डायनेस्टी के राजा मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचा, जिन्हें बहादुर शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान कमजोर पड़ चुके थे। इसी का फायदा उठाते हुए ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण कर बहादुर शाह रंगीला के अंपायर को तहस नहस कर दिया। उसने पूरी दिल्ली में भयंकर कल्लेआम मचाया। जो भी उसके रास्ते में आया वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। चंद दिनों के अंदर नादिर शाह ने मुगलों की सारी संपत्ति लूट ली और शाहजहां द्वारा बनवाया गया पीकॉक थ्रोन के अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन अब तक उसे वो कोहिनूर नहीं मिला जिसकी चमक के चर्चे उसने सुन रखे थे। दरअसल कोहिनूर उसके हाथ अभी तक इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसने बहादुर शाह रंगीला को उसे अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता था। नादिर शाह को जब इस बात की खबर लगी तो उसने इसे हासिल करने के लिए बहादुर शाह से अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए एक दूसरे की पगड़ी पहनने को कहा। बहादुर शाह जो पहले जी रंग हार चुके थे वो अब नादिर शाह की बात ना मानकर अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही बहादुर शाह ने अपनी पगड़ी निकाली, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। देखकर नादिर शाह चंबे में पड़ गया। उसके मुंह में कोहिनूर शब्द निकल पड़ा जिसका मतलब था माउंटेन ऑफ लाइट। तब से यह हीरा कोहिनूर के नाम से जाना जाने लगा। कुछ दिनों के बाद नादिर शाह भारत के कोहिनूर समेत बहुत सारी संपत्ति लूटकर अपनी सेना के साथ ईरान लौट आया। वक्त गुजर जाने के बावजूद उसका कोहिनूर और लेकर आकर्षण कम नहीं हुआ। वो कोहिनूर का इतना दीवाना था कि नादिर शाह ने कोहिनूर को अपनी आम पर बांधना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कोहिनूर ने नादिर शाह को अंपायर पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी इस कदर बर्बाद हुई कि अंतिम समय वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। अपने ही लॉयल बॉडीगार्ड्स पर शक करने लगा। इस शक के चलते उसने अपने सभी कमांडर्स को हटाकर उनकी जगह अहमद शाह रानी को रख दिया।